हेलो दोस्तों, डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे आपको देखने को मिल जाता है और यह प्रैक्टिस सेट जो होता है फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ होता है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। 14 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं और यह 15वां प्रैक्टिस सेट है। 37 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सोल्यूशन होता है और शाम 5 बजे आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है। तो चलिए आज का सेशन हिंदी का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। तो उद्घाटन को यदि संधि विच्छेद में हम तोड़ते हैं तो उत प्लस घाटन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। और उद्घाटन में जो है कौन सी संधि है, तो यह भी आप जान लीजिए व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि संधि विच्छेद करने के बाद जो पूर्व पद होता है उसके अंत में यदि हलंत लगा रहेगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। और इसी व्यंजन संधि को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो हल संधि के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ये जरूर आप याद रखें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से जो है सही वाक्य को पहचानना है। सही वाक्य को पहचानना है तो यहाँ पर देखिए, मुझे बहुत आनंद आती है, गलत है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, यह भी गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, जी बिल्कुल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से जो है किसके प्रकार हैं। ह्रस्व व दीर्घ जो हैं किसके प्रकार होते हैं, तो व्यंजन तो ह्रस्व और दीर्घ होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो आपका स्वर होता है ना, यही ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है। ठीक है, ह्रस्व को जो है और क्या कहा जाता है, तो लघु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु कहा जाता है। दीर्घ को क्या कहा जाता है, तो गुरु कहा जाता है। ठीक, तो ये आप भी इसको जानकारी रखें। अब यहाँ पर ह्रस्व की और दीर्घ की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो ह्रस्व में जो है छोटा आ आता है, छोटी ई आता है, छोटा ऊ आता है और री आता है। ये सभी जो है क्या हैं, ह्रस्व हैं। और जितने भी स्वर आते हैं वह कौन होते हैं, तो दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ठीक है, ये सभी जो हैं दीर्घ स्वर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में जो भाषा संबंधी निर्देश है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 348 में दिया गया है। किसमें? 348 में कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। ठीक, और यहाँ पर बात करें 120 अनुच्छेद की, तो इसमें जो है संसद में प्रयोग करने वाली जो भाषा है, ठीक है, संसद में प्रयोग से संबंधित जो भाषा है वह अनुच्छेद 120 में है। और यहाँ पर 346 की बात करते हैं तो इसमें जो है संघ और राज्य एवं राज्य और राज्य के मध्य जो है पत्राचार की जो भाषा है उसको अनुच्छेद 346 में रखा गया है। अनुच्छेद 344 में क्या है कि राजभाषा पर आयोग और संसदीय की समिति है, किस पर, तो अनुच्छेद 344 पर। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो अनुच्छेद 344 में इसका वर्णन है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न की। तो 28 मात्राओं का छंद कौन सा होता है। तो 28 मात्राओं का जो छंद होता है वह सममात्रिक छंद होता है। कैसा होता है, तो सममात्रिक छंद होता है। उनमें आपका जो है गीतिका भी आता है, हरि गीतिका भी आता है और रोला भी आता है। ठीक है, ये सभी जो है क्या हैं, सममात्रिक छंद होते हैं। जो रोला होता है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। गीतिका में जो है कितनी होती हैं, तो 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका में कितनी होती हैं, तो 28 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वह करेक्ट हो जाता है। तो यह एक सममात्रिक छंद होता है। कौन? हरि गीतिका। और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 जो है मात्राओं पर यति होती है, यानी कि विराम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो है वह विश्वनाथ का कथन है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। विलोम शब्द का जो है एक गलत युग्म है, तो देखिए दक्षिण का क्या होता है, तो वाम होता है।
चलिए ये तो सही है। विधि का जो है निषेध होता है, यह भी सही है। बर्बर का जो है सभ्य होता है, यह भी सही है। जबकि उद्यम का उत्तम होता है, तो यह गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में कहा गया है कि विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है। तो उद्यम का क्या होता है, उद्यम का जो विलोम होता है वह निरुद्यम होता है, निरुद्यम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरणी 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 शब्द का जो है सही अर्थ क्या होता है। तो तरणी का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। तरणी का मतलब क्या होता है, तो सूर्य होता है। तरणी का मतलब क्या होता है, तो नाव होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सूर्य और नाव को दिखा रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है ना, ऑप्शन डी, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इनमें से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो शुद्ध वर्तनी होता है वह होता है सृष्टा। क्या होता है, सृष्टा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका कुछ न कुछ ठिकाना ना हो। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है। तो उसके लिए एक ही शब्द है, उसका नाम है आकाश वृत्ति। क्या है, आकाश वृत्ति है। इसका जो अर्थ होता है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसको आकाश वृत्ति कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अखरोट का जो है तत्सम रूप क्या होता है। तो अखरोट का जो तत्सम रूप होता है वह अछोट होता है। क्या होता है, अछोट होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। और अखाड़े का जो तत्सम होता है उसको अच्छवाट कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छवाट जो है अखाड़े का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी कहा गया है। तो क्या कहा गया है, तो अगोचर कहा गया है, ठीक है, अगोचर। इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी अगोचर कहा गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब है जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसको अगोचर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि देवर का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो देवरानी होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का जो है बहुवचन क्या होगा। तो कागज का जो बहुवचन होता है उसको हम लोग कागजात कहते हैं। क्या कहते हैं, कागजात कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ पर स्वजातीय होता तो और अच्छा रहता, ठीक है, स्वजातीय, ठीक है, स्वजातीय स्वरों के संयोग से जो बनता है इसको दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाता है। जैसे आ प्लस आ इक्वल टू क्या हो जाता है, बड़कुआ वाला आ हो जाता है, ठीक है। छोटी छोटी बरकर क्या मिलते हैं, बड़ी बनते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है, ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर जो धवल है ना, धवल, धवल का अर्थ क्या होता है, तो सफ़ेद होता है। क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में जो है अपादान कारक है, किस वाक्य में जो है अपादान कारक है। तो यहाँ पर जो हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान कारक का जो चिन्ह होता है से अलग के लिए प्रयोग होता है, से अलग के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पर हिमालय है और यहाँ पर निकल रही है, तो इन दोनों में क्या है, अलगाव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ अपादान कारक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। यहाँ पर जो है किसकी पंक्ति है, तो यह जो है
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। किनकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ठीक, चलिए, और यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रकवि कहा जाता है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो नरपति नाल्ह ने जो है किसकी रचना की? नरपति नाल्ह ने जो है किसकी रचना की? तो बीसल देव रासो की रचना की। किसने? नरपति नाल्ह ने। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद्रवरदाई जी ने की। ठीक है, और कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने की। और हमीर रासो जो है किसकी रचना की है? हमीर रासो की रचना किसने की? तो सारंगधर ने। किसने? तो सारंगधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 4 लीटर दूध में विशेष्य क्या है? 4 लीटर दूध में विशेष्य क्या है? तो यहाँ पर जो विशेष है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, उसी को विशेष यहाँ पर देखा जाए तो कहेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है दूध। ठीक है, दूध वह करेक्ट हो जाता है। यह एक विशेष्य है। ठीक है, वाक्य में। अगला प्रश्न देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति किसने लिखी है? पंक्ति किसने लिखी है? तो यहाँ पर तो अगर हम अलंकार की बात करें तो कौन सा अलंकार है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और पंक्ति यह जो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यह मीराबाई ने कहा था। किसने? मीराबाई ने। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार कौन सा है? उल्का सी रानी दिशा दीप्ति, सा सी से सरिस सम सदृश। ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर आ जाता है, जिस वाक्य में आ जाता है सा सी से सरिस सम सदृश समान, ठीक है, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है कि उपमा अलंकार के जो भेद हैं, जिनमें लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, मालोपमा, ठीक है, ये सभी उपमा अलंकार के भेद हैं। तो इनमें से कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है आपका पूर्णोपमा है। कैसा है? तो पूर्णोपमा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो जब उपमा के चारों अंग मौजूद हों, जिनमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, सादृश्यवाचक शब्द, ये सभी जहाँ भी होते हैं वहाँ पर पूर्णोपमा होता है। परंतु जहाँ चारों अंग में से कोई भी एक अंग उपस्थित ना हो, वहाँ पर लुप्तोत्तमा होता है। तो ये जरूर आप कंठस्थ रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? तो जो राष्ट्र कवि हैं उनमें जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को जो है क्या कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, इसमें जो वाक्य है वह मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। यहाँ पर की के माध्यम से इन दोनों को जोड़ा गया है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? तो जो भाववाचक संज्ञा है यह कुल 5 प्रकार से बनती है। किस प्रकार से? कितने प्रकार से? तो 5 प्रकार से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा जो 5 प्रकार से बनती है, जिनमें जातिवाचक संज्ञा से बनती है। ठीक है, किससे? जातिवाचक संज्ञा से। विशेषण से भी जो है भाववाच्य संज्ञा बनाया जा सकता है, विशेषण से भी। ठीक, क्रिया से भी बनती है। किससे? क्रिया से भी। अव्यय से भी बनती है। ठीक है, और सर्वनाम से भी बनाया जाता है, जो भाववाच्य संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है कि नैसर्गिक का जो है विलोम शब्द होगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम होता है नैसर्गिक का जो विलोम होता है। पारंपरिक का जो विलोम होता है उसको अपारंपरिक कहते हैं। वास्तविक का जो है काल्पनिक होता है या कल्पित होता है। और कायिक का जो है मानसिक होता है। क्या होता है? मानसिक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि नेपथ्य शब्द होता है। ठीक है, यानी कि नेपथ्य का अर्थ क्या होता है? तो जहाँ रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं उसको जो है नेपथ्य कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को यहाँ पर इसका अर्थ पूछ रहा है कि क्या है? तो उल्टे बांस बरेली में जो है विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना, यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव
तद्भव शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए अपाद हस्त, यह तो तत्सम है। आम्रचूर्ण, यह भी तत्सम है। अमृत, यह भी तत्सम है। लेकिन जो यहाँ पर अपाहिज है, यह एक क्या है, तो तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और अपाहिज का क्या होता है, तो अपाद हस्त होता है जो तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि रहिए लटपट काट दिन, वरु घामे में सोए, छाह न बाकी बैठिए, तो तरुपत्रव होए। जो तरुपत्रव होए, एक दिन धोखा दई हैं, जो दिन चले अवारी, टूट तब जर से जय हैं, कह गिरधर कविराय। छाह मोटे ही गहिए, पानी जो झरिदाय, तज छाया में रहिए। यहाँ पर जो है कौन सा छंद है, तो यहाँ पर देखिए कितने चरण बनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितने चरण हैं, तो 6 चरण हैं। ऐसे 2 ही छंद हैं जिनमें 6 चरण होते हैं, उनको जो है संयुक्त छंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त छंद कहा जाता है। ठीक है, जिनमें ये 6 चरण होते हैं उनको संयुक्त छंद कहा जाता है। तो इनमें जो छंद है वह कुंडलीय छंद है। कौन सा छंद है, कुंडलीय छंद है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुंडलीय छंद है। कुंडलीय एक विषम मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है, तो विषम मात्रिक छंद होता है और इसमें 6 चरण होते हैं। और इसमें जो 6 चरण हैं इसमें 2 छंद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं, तो जो पहला छंद होता है वह दोहा का होता है। कौन सा होता है, दोहा होता है। और जो दूसरे 4 चरण होता है ना, वह रोला का होता है। ठीक है, जो दूसरा 4 चरण होता है वह रोला का होता है। तो दोहे और रोहले से मिलकर बनता है कुंडलिया। ठीक है, जिसमें 6 चरण होते हैं। और यहाँ पर यदि बात करते हैं किसकी, बरवै की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, तो बरवै की। यह जो है कैसा छंद है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। किसमें, तो बरवै में। रोला क्या होता है, यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। किसमें, रोला में। और ये जो छप्पय है ना, छप्पय भी एक संयुक्त छंद होता है। ठीक है, विषम मात्रिक छंद होता है जो छप्पय है। यह किससे मिलकर बनता है, जो छप्पय है, तो जो छप्पय है ना, यह रोला और जो है रोला प्लस जो है उल्लाला से मिलकर बनता है। किससे, रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है कौन, छप्पय। और इसमें भी जो है 6 ही चरण होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर गद्यांश है, तो गद्यांश आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो से है और यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। हल चलाने वाले किसान जो हैं अपने शरीर का हवन किया करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवन कुंड की ज्वाला की किरणें जो हैं चावल के लंबे सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है, तो किसान का सारा जीवन बिखर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता है, तो भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता है मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों से। यानी कि भारतीय किसान को किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं होता है मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों से। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि केवल साग पात द्वारा ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है जो किसान होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर 37 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। और यह वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। और जो है हमारे सभी वीडियोज़ को आप देखें और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।